गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 13 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं क्लास में। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, जिसे हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। ये थोड़ा सा न्यूज़ में है क्योंकि कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं, तो उसको लेके थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे फ्रॉम द जीएस पेपर 3, जहां से आप इसको इकोनॉमी वाले सेक्शन से इन्फ्लेशन वाले टॉपिक से कवर कर सकते हो। राइट, चलिए अगला जो न्यूज़ रहेगा हमारे पास वो रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। सीधा सीधा मेंस में यहाँ से 110% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले नोट्स बने हुए हैं ना, आप उसके अंदर इस क्वेश्चन को ऐड कर सकते हो। आपको बहुत फायदा देगा जब आप मेंस लिखने जाओगे। इवन दो क्वेश्चन मैंने अपने लिखने को दिए हुए हैं, मैंने आज यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आप चाहो तो इनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन जो है आपके सामने है, ये रहे दो क्वेश्चन, आगे देख लेंगे इसको हम लोग। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसरो को लेके। तो इसरो के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि इसरो को अपने नए चीफ मिल गए हैं, पुराने चीफ जो है वो चले गए हैं। अगली जो न्यूज़ रहेगी वो रहेगी ह्यूमन राइट वायलेशन इंडिया में जो होता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए इंडिया वाले तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि हमारा ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। जब इंडिया बाहर से जब रिपोर्ट्स आती है ना, यूनाइटेड नेशन से रिपोर्ट आती है, अमेरिका से आती हैं, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्ट आती हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ भैया इंडिया में कितने बड़े लेवल पे ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। तो इसी तरह की एक रिपोर्ट सामने आई है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हो। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाटो के बारे में, रशिया के बारे में, यूक्रेन के बारे में। रोज बातें करते हैं, आज थोड़ा सा आपको नाटो के बारे में बता दूंगा, तो उसी न्यूज में हम लोग थोड़ा सा फर्दर एडिशन कर सकते हैं। राइट, उसके अलावा कुछ और एक दो छोटी मोटी न्यूज हैं वो करेंगे। आज एडिशनल टॉपिक काफी सारे हैं जो आपको खुद से पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट थे। अगर मैं उनको भी इंक्लूड करता हूँ यार फिर 2-3 घंटे की एनालिसिस हो जाती है, तो कोई मतलब नहीं है। ईवीएम को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है, आप उसको पढ़ सकते हो। क्लाइमेट चेंज को लेके भी आज एक बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट आई है, वो पढ़ सकते हो। एक आधा टॉपिक और भी है, उसको हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आज क्या है, आज है 13 तारीख और आज होती है लोहड़ी। तो सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ। देखिए आज लोहड़ी है तो मेरे मुंह से भी पंजाबी निकलने लगी। ठीक है, तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ लोहड़ी दी लख लख बधाइयाँ। मूंगफलियाँ खाओ, रेवड़ियाँ खाओ। ठीक है, अपने यार दोस्तों को इन्वाइट करो, पार्टी शार्टी करो और पढ़ो लिखो। ठीक है, पढ़ना तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा समय आप जो है पार्टी के लिए भी निकाल सकते हो। चलिए जी, तो लोहड़ी दी शुभकामनाओं के नाल हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी, अपने न्यूज़पेपर की एनालिसिस की। चलिए दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ आती है रिटेल इन्फ्लेशन को लेके। देखिए हमारे यहाँ पे ना दो तरह की इन्फ्लेशन। अब देखिए इन्फ्लेशन क्या होती है, आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज होने लगते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। राइट, इन्फ्लेशन दो तरह की होती है दोस्तों, एक होती है WPI जिसे हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और एक हमारे पास होती है CPI जिसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम लोग उन चीजों की इन्फ्लेशन मेजर करते हैं जो आप जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। जैसे आपने सब्जियां खरीदी, आपने जूता खरीदा, आपने घर जो है वो रेंट पे लिया। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, आपने स्कूल में एडमिशन लिया, सर्विसेज वगैरह भी इंक्लूड की जाती हैं। बेसिकली आपने रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, तो आपके जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, यानी कंज्यूमर को जो चीजें इंपैक्ट करती हैं उनके प्राइस की फ्लक्चुएशन हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मेजर करते हैं। ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो जो चीजें खरीदते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हैं, उसकी इन्फ्लेशन मेजर की जाती है। तो सीधी सी बात है, मतलब इसमें से ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि कौन सी ज्यादा इफेक्टिव होती है। डेफिनेटली सी पे ज्यादा इफेक्ट होती है ना, क्योंकि कंज्यूमर इससे इंपैक्ट होता है। पहले हम लोग WPI को ही अपनी मेजर इन्फ्लेशन इंडेक्स मानते थे। बाद में जब नई सरकार आई, इन्होंने क्या किया, भैया हम लोग WPI को कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम लोग CPI को कंटिन्यू करेंगे। तो 2014 के बाद हम लोग CPI को ही मानते हैं अपनी मेजर इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक है, हल्की सी चीज मैंने आपको ये बतानी थी। उसके अलावा ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, कुछ लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी बोलते हैं। कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स होता है दोस्तों, इसी को हम लोग रिटेल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन भी कह सकते हो बेसिकली, रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है, जो आपके घर के आसपास जो रिटेलर की जो शॉप्स होती हैं, वो तो रिटेलर इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं। थोड़ा इसमें क्या फर्क होता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में बेसिकली सर्विसेज इंक्लूड नहीं की जाती, लेकिन CPI में जो है सर्विसेज इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, चलिए जी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्या बताओगे, आप मुझे ये बताओगे, दो तीन क्वेश्चन आप यहाँ से बताओगे। पहला तो ये बताओ कि जो ये इन्फ्लेशन होती है CPI WPI, इसे कौन मेजर करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इसको मेजर करता है।
दूसरा क्वेश्चन आपने मुझे ये बताना है कि कितने समय में, ठीक है, ये मंथली होती है, 2 महीने में होती है, 6 महीने में होती है, 1 साल में होती है, कितने समय में हम लोग इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं? तो ये 2 क्वेश्चन फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके सबके कमेंट पढ़ रहा हूं। खैर, तो जब रिपोर्ट सामने आई है किससे, एनएसओ, देखिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, इसने जो है रिपोर्ट अभी निकाली है, जिसने कहा है कि इंडिया में जो रिटेल इन्फ्लेशन है भैया, वो कितनी हो गई है, वो हो गई है 5.59% दिसंबर के महीने में, यानी कि पिछले महीने में, 2021 वाले पिछले महीने में। और हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन का टारगेट कितना रखा है आरबीआई ने, 4% ±2, मतलब आप 2% से लेके 6% तक जा सकते हो। तो इन्फ्लेशन जब 2% से कम होगा, दिस इज वेरी डेंजरस। अगर इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा होगा, दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। सो ये 2% और 6% ना हेल्दी रेंज होती है। और ये किसने सजेस्ट किया था? कल वाली एनालिसिस में मैंने आपको बताया था ना, उर्जित पटेल जी ने इसको सजेस्ट किया था, आरबीआई ने उस बात को माना और उसको अप्लाई भी किया। ठीक है, चलिए जी, तो ये है रिपोर्ट आई है कितनी, 5.59%। इनका कहना है कि ये इन्फ्लेशन इतनी बढ़ क्यों गई, एक्चुअली इसमें रीजन क्या है? इसका रीजन है कि जो राबी क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं, जैसे वीट है ना, इस समय जो वीट जो है वो राबी क्रॉप है, उसकी जो है ओवरऑल जो है वो थोड़ी सी प्रोडक्शन कम हुई थी। ठीक है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ा है। देखिए, जब जब फूड प्रोडक्शन कम होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, सीधी सी बात है, क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड हाई होती है, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही, महंगाई तो होगी ही। उसके अलावा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है, ये अभी भी कोविड के समय में पहले जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती थी उसके बराबर नहीं पहुंचा है। आप समझ रहे हो? मतलब मार्च, देखो मार्च 2020 में हमारे यहाँ पे आया था कोविड, भाई साहब आए थे। कोविड भाई साहब के आने के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है डाउन चली गई, डेफिनेटली इंडिया की भी जाएगी। तो हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो काफी घट गया था। इवन आज भी 2022 में भी हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मार्च 2020 के बराबर नहीं पहुंच पाई है। हमारी इकोनॉमी अभी भी 2 साल पहले जितनी थी ना उतनी ही है, मतलब उससे भी कम है। बढ़ना तो दूर की बात है, उससे भी कम है। एक तो इन्होंने ये बताया है, लेकिन इन्होंने साथ के साथ सॉल्यूशन भी बताया है। इन्होंने सबसे बढ़िया बात होती है, प्रॉब्लम तो कोई भी डिस्कस कर सकता है, राहुल गांधी भी डिस्कस करता है प्रॉब्लम, तो सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करते। समस्या सबसे बड़ी ये है हमारे यहाँ पे, कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन इस आर्टिकल में इन्होंने सॉल्यूशन भी बताया है। सॉल्यूशन होता है, ये देखिए, डिमांड स्टिम्युलेशन। डिमांड को बढ़ाइए। अगर आपने इकोनॉमी को ग्रो करना है तो आप डिमांड बढ़ाइए। जब डिमांड बढ़ेगी तो भैया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, है ना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लोगों के पास, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, और ये जो इनकम बढ़ेगी वो फर्दर डिमांड को इंक्रीज करेगी। तो ये साइकिल चलता है। तो लोगों की डिमांड बढ़ाने की जरूरत है, और डिमांड तो तब बढ़ेगी ना जब आपके जेब में पैसा होगा। बिना पैसे की डिमांड थोड़ी बढ़ेगा। लेकिन आपकी जेब में पैसा कैसे आता है, अब ये भी बड़ा सवाल है। तो लोगों की जेब में पैसा बढ़ाने की जरूरत है। पैसा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फर्दर इनकम इंक्रीज होगी। तो ये पैसा आप जो है सरकार को जेब, लोगों की पॉकेट में डालना चाहिए। अब ये पैसा कैसे आता है? मॉनेटरी पॉलिसी आप ऑलरेडी कर चुके हो, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें हम लोग सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो दुनिया भर के जो टूल्स होते हैं ना, उस सब के तहत, उन सब का यूज करके आरबीआई आपकी जेब में पैसा बढ़ा सकता है। तो इसका कहने का मतलब यही है, गवर्नमेंट को चाहिए, आप पहली बात तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए ताकि लोगों की जेब में पैसा आए। दूसरी बात, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग इंक्रीज करनी चाहिए, ज्यादा रोड्स बनाइए, ब्रिजेस बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। जितना ज्यादा ये लोग बनाएंगे उतने ज्यादा लोगों को हायर करेंगे, जितना ज्यादा हायर करेंगे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। तो वो कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे इन्होंने बताए हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया आर्टिकल है। हालांकि अपने आप में एक बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन ठीक है, इसी बहाने से थोड़ा हम लोगों ने कर लिया। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्चुअली कोई एक इंडेक्स नहीं होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर और भी छोटे छोटे इंडेक्स होते हैं। ठीक है, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए होता है, जो खाली लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, उनके लिए होता है। इसे कौन कंपाइल करता है? लेबर ब्यूरो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यूपीएससी 2014 में यहाँ से 14 या 15, 100% इन 2 सालों में से यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स आपको लगते हैं ना, नजर आते हैं, जिससे आप जो है इग्नोर करके चले जाते हो, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यूपीएससी उस चीज को कभी इग्नोर नहीं करता जिसको आप लोग इग्नोर करते हो। यही तो फर्क होता है। अगला जो सीपीआई हमारे पास होता है वो होता है एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए।
है, जो खेतों में काम करते हैं लेबर, उसको भी लेबर ब्यूरो ही कंपाइल करता है। ठीक है, अगला जो हमारे पास सीपीआई होता है वो होता है रूरल लेबरर्स के लिए। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह गांव गांव में होता है, रूरल जो लेबरर्स होते हैं उसके लिए होता है, इसको भी लेबर ब्यूरो ही कंपाइल करता है। एक और होता है हमारे पास जिसे कहते हैं नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। ठीक है, सीपीआई नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, ये भी होता है हमारे पास। इसको कौन करते थे? इसको पहले करता था सीएसओ, लेकिन अभी तो सीएसओ रहा नहीं, तो हम लोगों ने सीएसओ को और एनएसएसओ को मर्ज कर दिया और हम लोगों ने उसको बना दिया एनएसओ। तो ये आपने याद रख लेना है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, क्योंकि अभी हमने मर्ज कर दिया ना इसको थोड़े समय पहले, मैंने आपको बताया था। तो ये इसको एनएसओ करता है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, आपके लिए मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताओगे कि जो इंडस्ट्रियल वर्क और एग्रीकल्चर जो लेबरर्स हैं, ठीक है, इस इन्फ्लेशन को मेजर करने का बेस ईयर कौन सा है? ठीक है, तो बेस ईयर वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे बता दीजिए तो बात का मजा ही आ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग कर चुके हैं पहले, ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इंडिया में माइनॉरिटीज को खतरा है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से हरकतें हो रही हैं, है ना, जिस तरह से एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं जिसमें मुस्लिम वीमेन को ऑक्शन किया जाता है बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से, जिस तरह से हैदराबाद हरिद्वार के अंदर जो चल रहा है आप सबको पता ही है, और भी कश्मीर के अंदर इतना सारा इश्यूज होता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, नागालैंड में जो अभी जो हुआ अफवाह का मिसयूज इतने बड़े लेवल पे, है ना, और भी बहुत जगह पे। और ये चीज़ें हम लोग देखते हैं लेकिन देख के इग्नोर कर देते हैं ना, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करती हैं। तो इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियंस फॉर द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, साउथ एशियंस फॉर द ह्यूमन राइट्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कोलंबो के अंदर। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली SAHR भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने जो है इंडिया में जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, उसके बारे में एक रिपोर्ट इशू की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उसकी वजह से यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं स्पेशली मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, है ना, उनको खतरा है। ठीक है, क्योंकि देखिए कितने सारे अटैक होते हैं चर्चिज वगैरह के ऊपर भी, है ना, हैदराबाद में हुआ, अंबाला में हरियाणा में हुआ, चर्च के ऊपर अटैक हुआ, बहुत पुराना चर्च था वो, मुझे याद है क्योंकि मैं वहाँ पे कॉलेज मेरा अंबाला में ही था, तो आई यूज्ड टू गो टू दैट कॉलेज और चर्च, हम लोग वहाँ जाते थे बहुत बार संडे को स्पेशली। और तो इस तरह की चीज़ें बड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी जैसे हरिद्वार वाला एग्जांपल आप ले लीजिए, है ना, और भी दुनिया भर के एग्जांपल होते ही रहते हैं वाले, मतलब बहुत सारे कम्युनल राइट्स भी हमारे यहाँ पे होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि देखिए ये चीज़ ठीक नहीं है एंड ऑल दैट, तो उसके बारे में ये आर्टिकल था और कुछ खास नहीं है, बस आपको जो है इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में इस तरह की चीज़ें पूछ लेता है। देखिए इसी से मिलती जुलती एक और ऑर्गेनाइजेशन है, वो मतलब इससे बिल्कुल मिलती जुलती, आप कन्फ्यूजन मत करना एग्जाम में। इसको कहते हैं SAHR। ठीक है, साउथ एशियंस फॉर द ह्यूमन राइट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसे कहते हैं साउथ एशिया फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स। तो थोड़ा सा फर्क है, इसका नाम SAFHR। ठीक है, तो यहां से बस आपको F काटना है, फोरम। इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है काठमांडू में। ठीक है, और इस वाले का हेडक्वार्टर होता है कोलंबो में। ये थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। ये जो SAHR बना था ये मुझे तो एग्जैक्टली तो याद नहीं है, शायद 2000 में बना था, एक बार देख लेना आप इसकी वेबसाइट वगैरह पे जाके। और ये जो काठमांडू वाला बना था ये बना था 1990s में। तो इतनी ज़्यादा डिटेलिंग जानने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हेडक्वार्टर वगैरह पता होगा तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। चलिए जी, अगली जो दोस्तों हमारे पास न्यूज़ आती है वो मैं पिछले कई हफ्ते में मेरे ख्याल से 2-3 बार तो करवा चुका हूँ, लेकिन मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, फिर भी करवाऊंगा जब भी मुझे लगा कि कुछ नया इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एग्जाम में आया है, मतलब पेपर में आया है। चलिए, न्यूज़ ऐसी है कि वही यूक्रेन वाली न्यूज़ है। ठीक है, ये यहाँ पे क्रीमिया है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको कल पहले करवा चुका हूँ लोकेशन। इधर है रशिया और इधर आपका यूरोप आ जाता है। सबको पता है कि 2014 के अंदर रशिया ने जो है यूक्रेन को अनेक्स किया था और अभी ये पूरे यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के मूड में है। और जब भी अटैक करने के मूड में है तो यहाँ पे जो है नाटो, ठीक है, उसने जो है साफ साफ धमकी दिया है रशिया को कि अगर तुमने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मतलब देखिए, मैं तुम्हारे पर न्यूक्लियर अटैक तो नहीं कर सकता, है ना, वो तो मतलब कर भी नहीं सकते और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर इतने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाऊंगा ना
कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। वैसे भी रशिया की हालत खराब ही है, पिछले 20-25 साल से रशिया की करेंसी लगातार डाउन जा रही है और पिछले 25 साल से लगभग रशिया के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है, खतरनाक वाला रिसेशन। तो इसने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर इतने ज्यादा लगाऊंगा कि 2000 वाले 14 वाले सेक्शन तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो धमकी चल रही है, और जब धमकी चल रही है तो बीच में बातचीत भी चल रही है। तो इस समय नाटो के बीच में और रशिया के बीच में चल रही है बातचीत। नाटो कोई एक कंट्री नहीं है और ना ही किसी एक कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली नाटो के अंदर जो है 30 मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये 30 मेंबर जो है, देखिए नाटो को के बारे में आपको थोड़ा बहुत एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली पता होना चाहिए, पूछ लेता कई बार एग्जाम में इस तरह की चीजें। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाया गया था 1949 में, ठीक है, 1949 में। देखिए जब वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या था ना, रशिया और यूएसए एक दूसरे के साथ लड़े थे ना, साथ मतलब फ्रेंड थे एक दूसरे के, तो जर्मनी के अगेंस्ट में लड़े थे। लेकिन ऐसे ही होता ना, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो जैसे हमारे हिंदी फिल्मों में डायलॉग होता है कि एक ही मयान के अंदर दो तलवारें नहीं हो सकती, इसी तरह से एक ही गांव के अंदर दो लैंड रोड नहीं हो सकते, है ना। तो एक को तो झुकना ही पड़ेगा, जिनके बीच में राइवलरी चलती है ना, खानदानी झगड़ा चलता है। तो ऐसा ही कुछ खानदानी झगड़ा हुआ शुरू हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया के बीच में और यूएसए के बीच में। हालांकि वो रशिया और यूएसए के बीच में हम लोग ऐसा नहीं कह सकते, वो था कैपिटलिज्म के बीच में, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, है ना, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती थी। अब ये कैपिटलिज्म कम्युनिज्म क्या होता है मुझे लगता नहीं आपको ये बताने की जरूरत है, इतने समय से आप चीजें पढ़ रहे हो यूपीएससी का, तो आपको खुद पता होगा। तो दो ब्लॉक दुनिया में बन गए, एक तरफ जो है कैपिटलिस्ट क्लास वाले थे जो फ्री इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे, दूसरी तरफ जो है रशिया वाले थे जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, क्लोज इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे। तो उस समय इन्होंने क्या किया, अपने अपने ग्रुप्स बना लिए। होते ना गाँव में, भैया तुम्हारे मोहल्ले की अलग गैंग है, मेरे मोहल्ले की अलग गैंग है, तो दोनों ने अलग अलग गैंग बनाई। तो जो यूएसए के लीडरशिप में जो गैंग बनी उसे कहा गया नाटो, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है, नॉर्थ अटलांटिक। उसी तरह से रशिया ने भी बनाया था जिसे कहा जाता है वर्सो, ठीक है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समय गुजरता रहा, डिकेड्स गुजरते रहे और 1990s में समय ऐसा आ गया जब रशिया वीक पड़ गया और वो वर्सो को इंटैक्ट नहीं कर पाया, और 1991 में फाइनली रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, बहुत सारी कंट्री रशिया को छोड़ के भाग गई। लेकिन नाटो फिर भी रहा। इवन जब रशिया टूट गया तो नाटो का एक्सपेंशन हो गया और आज के समय में नाटो के अंदर जो है 30 मेंबर्स हैं। शुरुआत में जब नाटो बना था 1949 में, तो इसके अंदर जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, कनाडा था, पोर्तुगल, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीस और टर्की ने बाद में इसको ज्वाइन किया और फिर कंट्रीज इसको ज्वाइन करती रही। और 2000 जो आपकी बाल्टिक कंट्री है, लातविया वगैरह, उन्होंने 2004 में इसमें ज्वाइन किया। इवन एक कंट्री ऐसी भी है जिसने अभी लेटेस्ट 2017 में इसको ज्वाइन किया, 2017 में। कौन सी कंट्री है वो मैं नहीं बताऊंगा, गूगल करो और कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ जिसने 2017 में। तो यूक्रेन ने भी भैया इच्छा जताई है कि मैं भी नाटो ज्वाइन करना चाहता हूं, और नाटो ने भी यूक्रेन को इनविटेशन दे दिया है कि आओ नाटो ज्वाइन करो। अब आप बोलोगे सर नाटो ज्वाइन करने से क्या होता है। देखिए नाटो ज्वाइन करने से पता क्या होता है, ये गैंग होती है। तो गैंग में पता क्या होता है, जो आपके खास दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, गहरे वाले दोस्त। अगर तुम्हें मेरे दोस्त से लड़ना है तो तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, ऐसा डायलॉग होता है ना। तो वो डायलॉग कुछ इसी तरह का होता है कि अगर नाटो की किसी भी कंट्री के ऊपर किसी दूसरी कंट्री ने अटैक किया तो उसे पूरे नाटो के ऊपर अटैक समझा जाता है। मान लो कल को इटली के ऊपर चाइना ने अटैक कर दिया, तो ये सिर्फ इटली के ऊपर अटैक नहीं है, ये इन 30 कंट्रीज के ऊपर अटैक है जो नाटो का मेंबर है, और वो सारी की सारी जो है वो चाइना को छक्के छुड़ा देंगे। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई गई थी 1949 में, अभी भी इंटैक्ट है। तो रशिया कहता है कि भैया यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाटो कह सकता है, नाटो रशिया को कह रहा है कि तुम यूक्रेन को रोक नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये फ्री कंट्री है, सोवरेन कंट्री है, जो मर्जी करे। तुम कौन होते हो इसको खाम खा इसके टांग अड़ाने वाले। भैया इंडिपेंडेंट कंट्री है, सोवरेन कंट्री है, खुद का डिसीजन खुद ले सकते हैं, है ना। तुम कौन होते हो। तो ये जो है सिचुएशन इस समय यहाँ पे थोड़ी सी चल रही है, और बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। लेट्स सी आगे नेगोशिएशन में क्या होता है। लेकिन आपके लिए मैं कुछ 2-4 यहाँ पे एमसीक्यूज लेके आया हूँ, आप जो है इस एमसीक्यूज को पढ़िए, ठीक है। नाटो के रिगार्डिंग ही है ये, 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताइए, खुद बताना है, गूगल करना है, बताना है, ठीक है। चलिए तो मैं आपका वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। चलिए जी, अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो आती है इसरो से। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बढ़िया न्यूज़ है। तो इसरो के जो हमारे पुराने चेयरमैन थे जिनका नाम था सिवान जी था, बहुत पॉपुलर रहे हैं,
है ना, व्हाट्सएप वगैरह पे उनके बहुत स्टेटस भी आते हैं, बड़े ज़बरदस्त पर्सनैलिटी रहे हैं। तो फाइनली वो रिटायर हो गए हैं और उनके बाद उनका जो पदभार संभाला है वो संभाला है सोमनाथ जी ने। तो ये सोमनाथ जी बहुत ही प्रोमिनेंट एक रॉकेट साइंटिस्ट रहे हैं और ज़बरदस्त इंसान भी रहे हैं भैया। इससे पहले ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर रहे हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके भी डायरेक्टर रहे हैं और ग्रेजुएट हैं, मतलब ग्रेजुएट इन द सेंस के शुरुआत इन्होंने वहीं से की थी। तो बीटेक है भैया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो अगर आप में से कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो प्राउड फील कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन आईआईटी से नहीं है। तो हर अच्छी चीज़ें आईआईटी में नहीं होती हैं, आईआईटी से बाहर भी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा है, तो आप सीवान जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहे हो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि पर्सनैलिटी इन न्यूज़ कई बार एग्जाम में वो आपसे पूछ लेता है, राइट। लेकिन इसरो के बारे में 2-4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसरो की शुरुआत जो है एक्चुअली 1962 में हुई थी। 1962 में जब विक्रम साराभाई जी थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को सजेशन दिया कि ऐसा कुछ होना चाहिए स्पेस को लेके, है ना, क्योंकि आने वाला समय, देखिए विजनरी लोगों की यही पहचान होती है, वो आने वाला 40-50 साल देख लेते हैं। हम लोगों को चिंता रहती है सुबह उठ के कि आज नाश्ते में क्या खाएंगे, लंच में क्या करेंगे, है ना। हम लोग आगे नहीं सोचते हैं। ये जो विजनरी लोग होते हैं ना, 40-50 साल 100 साल आगे देख लेते हैं। तो साराभाई जी इसी तरह के बड़े विजनरी थे और नेहरू जी तो थे ही। तो उन्होंने उनको कहा कि देखिए सर, आने वाला समय स्पेस का होने वाला, तो क्यों ना हम इंडिया में ही स्पेस के लिए कुछ ना कुछ करें। हालांकि देखिए 1962 की बात चल रही है, उस समय कंट्री बहुत गरीब हुआ करता था ना, बहुत गरीब। अरे खाने को दाना नहीं था हमारे पास, यूएसए से और रशिया से हम लोग अनाज लेते थे। फिर भी उन्होंने एक स्पेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम उन्होंने रखा INCOSPAR, ठीक है। इसका मतलब होता है द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये उन्होंने नाम रखा 1962 में। शुरुआत में इसको जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर बनाया गया था, बट बाद में जब उन्होंने कोई रियलाइज किया कि नहीं हमारे पास स्पेशल कुछ होना चाहिए, तो फाइनली 1969 में हम लोगों ने इसका नाम चेंज करके रख दिया इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो डिपार्टमेंट था, हम लोगों ने डिपार्टमेंट भी चेंज कर दिया। तो बाद में हम लोगों ने इसको किसके अंदर कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है। चलिए मैं नहीं बताता, कमेंट सेक्शन में खुद ही बता दो, कितने समझदार खुद हो आप लोग। अब सारी चीजें मैं ही बताऊंगा क्या। चलो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसरो जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। तो ये थोड़ा बहुत आपको जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। और आपको एक चीज और बता दो कि इसरो जो है ना, वो जो है कमर्शियल उसकी एक ब्रांच होती है, एक कमर्शियल आर्म भी होती है, जिसमें वो दूसरी कंट्रीज के सैटेलाइट को लॉन्च करता है और उनसे पैसा चार्ज करता है ना। देखिए इतने बड़े बड़े महंगे ऑपरेशंस होते हैं, 16,000 करोड़ का बजट है भैया इसरो का। तो उसको थोड़ा बहुत पैसा भी कमाना चाहिए ना, तो उसके लिए उसने एक अलग से ब्रांच बनाई है जिसका कहते हैं अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष। तो जब मान लो अमेरिका के या नेपाल के या किसी भी कंट्री के जब हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उनसे पैसा चार्ज करते हैं, तो वो जो पैसा इसरो के पास आता है उससे वो खुद के प्रोजेक्ट को फंड करता है। एक बहुत जबरदस्त चीज़ है, ठीक है। चलिए जी, तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत इसरो के बारे में, हालांकि आप ज़्यादा डिटेलिंग तो पहले से जानते ही हो। चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बढ़ते हैं। अगली जो दोस्तों न्यूज़ आती है हमारी, वो आती है क्लाइमेट चेंज को लेके। देखिए ये जो है आर्टिकल नहीं था, ये एक इमेज था। और आपका जो आज का जो पीडीएफ रहेगा आप उसमें थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्लैरिटी आएगा, यहाँ पे आपको क्लैरिटी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको जूम करूँगा तो इसका पूरा पिक्सल विक्सल खराब हो जाता है। लेकिन बात ऐसी है कि यूरोपियन यूनियन का जो कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस है, इसने अभी एक रिपोर्ट पेश की है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दुनिया के पिछले 7 साल, मतलब 2014 से लेकर 2021 अभी तक के सबसे गर्म साल रहे हैं। मतलब जब से हम लोगों ने रिकॉर्ड रखना शुरू किया है, पिछले 7 साल जो है वो हॉटेस्ट ईयर्स रहे हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि भैया ग्लोबल वार्मिंग वो जो है इस समय चरम सीमा पे पहुंच गई है लगभग, ठीक है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखो तो वर्ल्ड का जो एवरेज टेम्परेचर है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस एवरेज जहां जहां पे आपको रेड कलर से ये थोड़ा ऑरेंज टाइप का नजर आ रहा है ना, यहां पे टेम्परेचर हो गया है एवरेज से ज्यादा, ठीक है, एवरेज से ज्यादा। और जहां जहां पे थोड़ा सा ब्लूइश कलर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज से कम है, मतलब वो 14 डिग्री होगा, 15.5 डिग्री होगा। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि अटलांटिक, यहाँ पे नजर मारिए अटलांटिक के ऊपर, अटलांटिक का टेम्परेचर वर्ल्ड के एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा है और इसी वजह से यहाँ से जो है बर्फ पिघल रही है, ठीक है। सहारा को देखिए, सहारा पहले ही बहुत गर्म था और अभी यहाँ का टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, दिखने से पता लग रहा है। अरेबियन पेनिनसुला पहले से ज्यादा गर्म हो रहा है, लेकिन पैसिफिक ओशन में जो है वो थोड़ा सा पहले से ठंडा है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा करंट है, पेरुवियन करंट, जो कि कोल्ड करंट होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ठंडा है।
कंपेरेटिवली। अलास्का को अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे भी ब्लू कलर नजर आ रहा है, तो अलास्का भी पहले से थोड़ा ज्यादा ठंडा हो रहा है कंपेरेटिवली एवरेज से ना। अंटार्कटिका का जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है ये थोड़ा ठंडा हो रहा है और ईस्टर्न वाला जो हिस्सा है ये कंपैरेटिवली गर्म हो रहा है। तो थोड़ा बहुत आप इस मैप से हल्का फुल्का देख के आइडिया लगा सकते हो कि दुनिया में किस तरह की चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक है, डायग्राम्स, मैप वगैरह, ग्राफ वगैरह अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप उसको भी देख सकते हो। CO2 का लेवल जो है इंक्रीज हो रहा है, वो सारी सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर दोस्तों। तो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद कोशिश करिए कि ये कह क्या रहा है। कहता है डिस्कस द रेमिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। देखिए ये है कीवर्ड्स, डिस्कस द रेमिफिकेशन ऑफ द थ्रेट्स ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सच एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सजेस्ट सम सॉल्यूशंस टू एड्रेस द इशू। तो मतलब कुछ ना कुछ इशू है तभी तो सॉल्यूशन मांग रहा है। सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम है, चैलेंज है। क्या चैलेंज है? थ्रेट। किसको थ्रेट है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की इंडिपेंडेंस को थ्रेट है। ये बस आपने क्वेश्चन बताना है, ठीक है, कि वो थ्रेट तो है, उस थ्रेट का रेमिफिकेशन क्या होगा, उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा। तो अच्छे तो कंसिक्वेंसेस नहीं होंगे, सीधी सी बात है, थ्रेट वर्ड अपने आप में ही नेगेटिव टर्म है तो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ही होंगे। पहले आपको ये बताना है कि कैसे थ्रेट है, कुछ एग्जांपल दोगे, बताओगे कि भैया इस तरह से थ्रेट है। फिर आप बताओगे कि उसका कंसिक्वेंस क्या होगा अगर थ्रेट होगा, और फिर आपने सॉल्यूशन बताना है। ये क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, हालांकि सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, ऑलमोस्ट आपके वर्ड जो कंटेंट है वो सेम ही रहेगा। एक्सप्लेन द विद एग्जांपल्स। देखिए इसने खास यहाँ पे लिख दिया एग्जांपल। अभी यहाँ पे इसने लिख दिया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा नहीं है, फिर भी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में एग्जांपल बताना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक वो एग्जांपल नहीं बताओगे आपका आर्गुमेंट सेट नहीं होगा। तो आर्गुमेंट को सेटअप करने के लिए एग्जांपल बहुत जरूरी होता है। तो लेकिन सेकंड वाले में मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया एग्जांपल बताने के लिए। विद द एग्जांपल्स दैट हाउ, बताओ कैसे द इंडिपेंडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया हैज बीन इरोडिंग इन रिसेंट टाइम्स। हैज बीन इरोडिंग और गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू थ्रेट और इरोड द इंडिपेंडेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो पहले तो लोगों को यही पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी होती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कौन कौन सी होती हैं, है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी कौन कौन सी होती हैं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कौन कौन सी होती हैं। तो पहले ये पता होगा तभी तो आंसर दोगे। और ये तो बहुत अच्छे से लक्ष्मीकांत के अंदर मेंशन किया ही हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को अलग से चैप्टर हमारे पास है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का अलग से है। तो सजेशन देना है बस, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज का फर्क है। इसी सेम कंटेंट में आप लैंग्वेज को चेंज कर करके ना 10 क्वेश्चन और भी बना सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, समझ है टॉपिक की, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी लैंग्वेज आए आपके पास कंटेंट हमेशा तैयार ही रहता है। तो उसके बारे में आज का एडिटोरियल सेक्शन है, एक्ट नाउ रिकास्ट द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज नथिंग बट अ फेथ ऑफ पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होना वी द पीपल, है ना, वी द पीपल। इसका मतलब सब कुछ क्या है? पीपल है। आपके जो कोर में है उसके सेंटर में पीपल है। पीपल जब फेथ करते हैं तभी तो उस बुक की वैल्यू है, अदरवाइज इट्स जस्ट अ बुक, नथिंग एल्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, इट इज जस्ट अ बुक, नथिंग एल्स, एंड एवरीबडी इज बिलीविंग इन दैट बुक। दैट इज वाई पीपल आर होल्डिंग देयर फेथ टू दैट बुक। और उस बुक के अंदर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर हम लोग बिलीव करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अदरवाइज ऐसी बहुत सारी दुनिया में कंट्री हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा लेकिन उसके अंदर बिलीव ही नहीं करते, हर दूसरे दिन इसको चेंज करते रहते हैं, है ना। नेपाल हो गया, टर्की हो गया, श्रीलंका हो गया, दुनिया भर की कंट्री है। तो वहां पे डेमोक्रेसी थोड़ी रहती है। डेमोक्रेसी तो तब रहेगी ना जब लोग उस बुक के अंदर बिलीव करेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है ये लोग, मतलब ये लोग जो है, हम तो रिपब्लिक है ना, तो रिपब्लिक का मतलब होता है पावर टू पीपल। पावर टू पीपल का मतलब यह है कि जो आदमी हमें रूल करेगा, हमारा रूलर होगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूं, या जो हमारे मेंबर्स हैं, उनको लोग चुनते हैं। वो डिक्टेटर नहीं है, वो कोई राजा महाराजा नहीं है, लोग उसको चुनते हैं। और अगर लोगों के चुनने की इंडिपेंडेंस रहेगी तभी डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी। अगर आपने लोगों से वो इंडिपेंडेंस छीन लिया अपने लीडर को चुनने का, तो समझ लो डेमोक्रेसी उसी दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास फ्रीडम ही नहीं है अपने लीडर को चुनने की। और जब भैया फ्रीडम ही नहीं है लोगों को चुनने की, तो काहे की डेमोक्रेसी, है ना, क्योंकि लोगों के पास पावर ही खत्म हो जाएगी।
अगर आप राजा महाराजों के जमाने की बात करो, लोगों के पास पावर थोड़ी होती थी, क्योंकि वो राजा को चुनते थोड़ी थे, बस राजा का आदेश मानते थे, है ना, कि जिले इलाही ने क्या बोला है हमको मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो लोगों के पास जो पावर होती है अपने लीडर को चुनने की, ये किसके थ्रू होती है? इलेक्शंस के थ्रू होती है। देखिए काफी डीप डिस्कशंस होती हैं, है ना, ऐसे कोई न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना हम लोग नहीं कर पाते, क्लास वगैरह में इसके बारे में हम लोग 2-3 घंटे चर्चा कर सकते हैं। इलेक्शंस वो चीज होती है जो लोगों को ये पावर देती है, और अगर इलेक्शन फ्री होगा, इलेक्शन फेयर होगा, है ना, विदाउट एनी थ्रेट होगा, तभी डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी। तो डेमोक्रेसी की जो कोर है, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना दोस्तों, वो होती है इलेक्शन। इलेक्शन फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, विदाउट एनी थ्रेट होना चाहिए। और इलेक्शन को कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद फ्री रहेगा ना, तभी वो इलेक्शंस भी फ्री करवा पाएगा। इलेक्शन फ्री होंगे तो डेमोक्रेसी रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगा तो देश रहेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसी को लेके जो है ये पूरा एडिटोरियल दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है पिछले कुछ समय से थ्रेट की जा रही है बाय द एग्जीक्यूटिव्स, जो करंट की सरकार है। कुछ एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। कुछ समय पहले न्यूज में था, मैंने तभी आपको करवाया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ हमारे जो मतलब कैबिनेट के जो सेक्रेटरी है ना, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और दो दूसरे हैं, इनको एक लेटर लिख के भेजा। इन्होंने कहा कि भैया मीटिंग है, आइए मीटिंग करिए मेरे साथ। अब ये जो सेक्रेटरी है ना, ये तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ना। इंडिपेंडेंस तभी रहेगी जब ये ऑफिसर सरकार के साथ कोई रिलेशन नहीं, इनका सरकार के साथ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन हो सकता है, वर्किंग को लेके कोई रिलेशन नहीं होता है। तो चीफ सेक्रेटरी का इलेक्शन कमिश्नर्स को बुलाना अपने वहां पे मीटिंग के लिए, ये अपने आप में ही सवाल पैदा करता है। हालांकि ये तो बहुत अच्छी बात है कि इलेक्शन कमिश्नर को, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जाने से मना कर दिया, हम्बली उनको रिक्वेस्ट किया कि भैया देखिए मैं नहीं आ सकता, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो आप मुझे इस तरह से नहीं बुला सकते। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक शो करता है कि सरकार किस तरह से इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। चलिए तो एक एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल आपको और देता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे जिनका नाम था अशोक लवासना, ठीक है। 2019 में इलेक्शन में क्या हुआ कि मोदी जी ने इलेक्शन जो हमारा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है एक्चुअली उसको वायलेट कर दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको इग्नोर कर दिया। सॉरी, उसको इग्नोर करने की बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने सॉरी इग्नोर किया नहीं। तो अशोक लवाना जी ने जो है वो मोदी जी से सवाल जवाब मतलब किया, उनको नोटिस भी भेजा। अब इससे मोदी जी गुस्सा हो गए, तो मोदी जी जब गुस्सा हुए तो उन्होंने अशोक लवाना जी के ऊपर कई सारे केस डलवा दिए, हालांकि बाद में वो वापस भी कर दिए। लेकिन ये होता है ना, इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो तो अपने काम कर रहे थे ना यार, उनकी तो ड्यूटी थी ना। तो इससे पता चलता है कुछ एग्जाम्पल से कि किस तरह से सरकार जो है इलेक्शन कमिश्नर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, और ना ही ये वो कह रहे हैं जो इन्होंने एडिटोरियल लिखा है, ऐसा एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट के जज भी कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी, 2-3 जजों ने एक रिपोर्ट लिखी, उन्होंने कहा कि एक्चुअली में 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई चीजें ऐसी की हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में जाती हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो इसका मतलब यह है थ्रेट तो है, कुछ एग्जाम्पल भी आपके पास लिखने के लिए है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन होता है अपॉइंटमेंट का, अपॉइंटमेंट का। अब आप सोच के देखिए, गवर्नर जो होता है ना, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सरकार अपॉइंट करती है। तो क्या गवर्नर सरकार के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, वो सरकार के अगेंस्ट में जा ही नहीं सकते क्योंकि सरकार ने उसको अपॉइंट किया है। तो जब तक अपॉइंटमेंट फ्री नहीं होगी ना, वो जो ऑफिस है वो भी फ्री नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी बात होती है अपॉइंटमेंट को लेके। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 324(2) के अंदर अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई है, और इसने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो अपॉइंटमेंट होती है वो की जाती है पार्लियामेंट के थ्रू। पार्लियामेंट में कौन होती है? पार्लियामेंट में होती है सरकार। इसका मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सरकार इलेक्शन कमीशन को, कमिश्नर्स को अपॉइंट करती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट के तहत सरकार उस आदमी को अपॉइंट कर सकती है जो उसको अच्छा लगता है। चांस तो है ना, हालांकि ऐसा 1-2 बार हुआ भी है, लेकिन क्योंकि सरकार अपॉइंट करती है इनडायरेक्टली पार्लियामेंट के थ्रू, इसलिए चांस ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में
सरकार ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करे जो कि सरकार की फेवर में बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अपॉइंटमेंट जो है वो सवाल पैदा करता है। तो सॉल्यूशन भी यही है, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को फ्री कीजिए, उसको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कीजिए। 1991 में से पहले क्या होता था ना, सिर्फ एक ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ करता था। बाद में हम लोगों ने दो और ऐड कर दिए, तो आज हमारे पास जो है 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं डेफिनेटली। हालांकि 1991 के बाद हम लोगों ने इसके लॉ के अंदर कोई चेंज नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ना, क्योंकि मोदी सरकार की जो है राज्यसभा में लोकसभा में मान लो मेजोरिटी है, तो वो कुछ भी लॉ पास करवा सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो उसके लिए जो है भैया, इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो फ्री होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तभी तो न्यूट्रलिटी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी, है ना। उसके लिए इन्होंने यहां पे बात कही है। अब यहां पे कई सारे ऐसे केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब उस अपॉइंटमेंट को लेके जुडिशरी ने कुछ सजेशंस भी दिए हैं। एक कमेटी बनाई गई थी बहुत साल पहले, और हमारे जो लॉ कमिश्नर हैं उन्होंने भी, इवन हमारा जो सेकंड ARC है उसकी रिपोर्ट के अंदर भी ये कहा गया कि जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है उसकी अपॉइंटमेंट किस तरह से होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अलावा कैसे होनी चाहिए। एक ऐसी कमेटी बैठनी चाहिए जिसके अंदर कौन कौन होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के अपोजिशन के लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक 3 मेंबर की कमेटी बनाइए। ये 3 मेंबर की कमेटी इलेक्शन कमिश्नर्स को सिलेक्ट करेंगी रादर देन पार्लियामेंट, क्योंकि अगर ये 3 लोग उस कमेटी के अंदर रहेंगे ना, तो उसकी अपॉइंटमेंट फ्री होगी विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। और ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, कई सारी ऐसे इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ पे जहां पे इस तरह का प्रावधान है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, लोकपाल, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, डायरेक्टर एंड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ, मतलब CBI के जो डायरेक्टर होते हैं, इसकी अपॉइंटमेंट ऐसे ही की जाती है। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा के अपोजिशन के लीडर होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो क्या ये सेम प्रोविजन हम लोग इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सरकार को क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, है ना। बस वही सजेशन आपको यहाँ पे एग्जाम में अपने देना है, क्योंकि ये बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ट्रांसपेरेंसी। तो कई ऐसी PIL सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की गई हैं जिसमें यह कहा गया है कि जो प्रोविजन है 342, ये हमारे आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, हमारे बेसिक फीचर को वायलेट करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अभी कोई जजमेंट दिया नहीं है, लेकिन शायद फ्यूचर में दे दे, वी नेवर नो, राइट। तो इस तरह की कुछ चीजें आप सजेशन एग्जाम में दे सकते हो, और कुछ अगर आपको देना है देखिए आप वो भी दे सकते हो, उसके इंडिपेंडेंस को लेके, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। कंक्लूजन में आप जो है क्या लिखते हो, हमेशा कंक्लूजन में हम लोग बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ सजेशंस एंड ऑल दैट, ठीक है। तो पार्लियामेंट को डेफिनेटली इस बारे में सोचना चाहिए, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, अभी तो खैर इतनी खराब नौबत नहीं आई है, लेकिन फ्यूचर में ना आए इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो हमारे पार्लियामेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर को पूरी तरह से सपोर्ट हम लोगों को करना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेजिस्लेचर होते हैं, और हमारी जो जुडिशरी होती है ना, ये तीनों सेपरेट काम करें। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, क्वासल जुडिशियल बॉडी भी है। तो क्वासल जुडिशियल बॉडी का मतलब यह है कि दिस शुड बी फ्री ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। सो दैट इज व्हाई वी शुड फॉलो सेपरेशन ऑफ पावर, बिकॉज दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ द गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। हालांकि इंडिया के अंदर हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत ज्यादा रिजिडली, जैसे अमेरिका में करते हैं ना, उतना फॉलो नहीं करते हैं, बट स्टिल, है ना, देयर शुड बी सम लाइन बिटवीन। और बस ये सारी चीजें हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री रहेगा, फेयर रहेगा, तो भैया हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारी जो लोगों का फेथ है, वो भी इंक्रीज होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो यही था आज का एडिटोरियल सेक्शन, जबरदस्त लगा मुझे, बहुत बढ़िया लगा। आप इसकी PDF भी पढ़ सकते हो, इस कंटेंट को आप अपने नोट्स वगैरह में ऐड कर सकते हो। इसके बेसिस पे जो ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, आप उसका आंसर भी लिख सकते हो। उसके अलावा कुछ एडिशनल एडिटोरियल भी है हमारे पास, आर्टिकल्स वगैरह। देखिए, इसको तो आप ना ही पढ़े चलेगा, लेकिन 2 या कम से कम आप पढ़ सकते हो ना, अच्छे हैं, बढ़िया है, छोटे छोटे हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। देखिए, इसको तो ना भी पढ़ोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको करवा भी दिया ये। इसको भी अगर पढ़ सकते हो EVM के बारे में। देखिए, इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, तो कई पॉलिटिकल पार्टीज ने EVM को गाली देने की ऑलरेडी लिस्ट बना ली है ना, हम कौन कौन सी गालियां देने वाले हैं। ऐसे ही होता है ना हमारे यहाँ पे, जब कोई पार्टी जीत जाती है तब तो EVM बढ़िया होता है, जब कोई पार्टी हार जाती है तो EVM को गाली देना शुरू कर देते हैं। पॉलिटिकल लेवल तो थोड़ा सा गिर गया है, खैर, तो पिछले कुछ समय में, खैर वो एक अलग बात है। तो EVM के बारे में थोड़ा बहुत आप जो है यहाँ पे जानकारी ले सकते हो, बढ़िया चीज़ें हैं, बता रखी हैं।
क्योंकि आप लोग खुद वोट करते हो तो आपको पता होना चाहिए अपनी ईवीएम मशीन के बारे में, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है भैया, वोटिंग करने का अधिकार, वोटिंग करने की जो प्रोसेस होती है, दिस इज़ वेरी इंटीग्रल पार्ट तो दिस होल प्रोसेस ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, एक आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। तो कोविड की वजह से एजुकेशन सेक्टर की जो वाट लगी हुई है ना, उसके बारे में बता रखा है। खासकर इसका फोकस जो है इंडिया के ऊपर है, लेकिन पूरी दुनिया में यही हाल है। इसके बारे में कुछ पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक बार सभी को दोबारा से लोहड़ी की बधाई, और आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।